नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत का ज्ञान और भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं लता वशिष्ठ। काल का प्रत्येक क्षण महनीय है, अतुल्य सामर्थ्य से संपन्न है। विवेक पूर्वक समय के अनुपालन से हमारे अंदर ऊर्जा का विकास होता है, आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः समय का सदुपयोग करना एक श्रेष्ठतम जीवन कला है। तो चलिए अब कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत समय चक्र को बताने वाले आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि बुधवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। अधीत्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः, धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। समझदार व्यक्ति ग्रंथों को पढ़कर सुनकर समझ लेता है कि कौन सा कार्य उसको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। अर्थात ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति को कार्यों के अच्छे और बुरे परिणाम के संबंध में ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह प्रत्येक कार्य को सोच समझकर कुशलता के साथ करता है। इन्हें करने और ना करने योग्य कार्यों को उपदेश, धर्मोपदेश भी कहा जा सकता है। ऐसे ही उचित अनुचित कार्यों को बताता है हमारा अगला प्रभाग सुभाषित। यद् यदेव प्रसक्तं हि वितर्कयति मानवः, अभ्यासात् तेन तेनास्य नतिर्भवति चेतसः। मनुष्य जिन जिन प्रसंगों या वस्तुओं का सतत चिंतन करता है, अभ्यासवश उसकी मनस्थिति भी उन विषयों की ओर ही झुकती चली जाती है। अर्थात मनुष्य को तो सदैव सद्भीष्ट का सचिंतन करना चाहिए। Whatever we constantly think about, the objects and the experiences, our mind gets naturally inclined towards those very subjects. Therefore, we must always fix our mind on noble thoughts. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज हम जानेंगे आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के षोडश अंगों के विषय में। देखेंगे कि कौन से वो चिकित्सकीय संप्रदाय हैं और उनका काल क्रमानुसार अध्ययन, अध्यापन और शोध की दृष्टि से अष्टांग से षोडशांग तक कैसे विभाजन हुआ। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की आयुर्वेद से संबंधित इस विशेष रिपोर्ट को। आयुर्वेद, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के ग्रंथों में अनेकों चिकित्सकीय पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिनका प्रयोग अध्ययन व शोध आदि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में बृहद स्तर पर किया जाता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद मुख्य रूप से आत्रेय संप्रदाय तथा धन्वंतरी संप्रदाय, इन दो भागों में विभाजित था, जो अध्ययन एवं अध्यापन के विषय विस्तार हेतु 16 भागों में विभक्त किया गया। काय चिकित्सा, कौमार भृत्य, भूत विद्या एवं मानस रोग, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन, वाजीकरण, मौलिक सिद्धांत, शरीर, द्रव्य गुण, भैषज्य कल्पना, रसशास्त्र, स्वस्थ वृत्त, रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र। आयुर्वेद के इन 16 अंगों के वर्णन के क्रम में आज और कुछ अंगों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैषज्य कल्पना की। आहार एवं औषध द्रव्यों को शरीर में आसानी से ग्रहण करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां बनाई गईं, जिसे कल्पना कहते हैं। किसी द्रव्य को सूखा पाउडर करना चूर्ण कहा जाता है। उबले पानी में द्रव्य को डालकर उस पानी को ग्रहण करना, इसे फाट कल्पना कहते हैं।
जल में द्रव्य को देर रात तक उबालकर 8वां या 4वां हिस्सा अवशेष कर ग्रहण करना क्वाथ कहलाता है। इनके अतिरिक्त आसव, अरिष्ट, वटी, तैल, घृत, लेप, अंजन, वर्ती, भस्म, रस, परपटी आदि अनेक प्रकार की औषधियों की कल्पनाएं आयुर्वेद में की गई हैं और इन कल्पनाओं के आधार पर अनेक औषधियों का निर्माण किया जाता है। रस शास्त्र पारद, गंधक, लौह, अभ्रक, स्वर्ण, रजत आदि अनेक खनिज एवं लौह द्रव्यों का भी आयुर्वेदीय औषधियों में उपयोग किया जाता है। इन द्रव्यों से अनेक प्रकार के भस्म, रस, परपटी, पिष्टी, लौह एवं मंडूर आदि तैयार किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रसौषधियों का शरीर पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ वृत्त शरीर को स्वस्थ रखना आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है। इसके लिए व्यक्ति की दिनचर्या कैसी हो, रात्रि में कैसा आचरण रहे, विभिन्न ऋतुओं में किन आहार एवं विहारों का उपयोग किया जाए, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्ति का आचरण कैसा हो, इन विषयों का आयुर्वेद में विस्तार से स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत वर्णन किया गया है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, शौचालय से निवृत्त होकर मुख धावन एवं स्नान आदि दिनचर्या की विधि के पालन से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। प्रसूति तंत्र स्त्रियों के गर्भाधान से लेकर प्रसव तक, गर्भिणी परिचर्या और प्रसव के बाद माताओं के स्वास्थ्य के लिए विविध उपायों एवं आहार विहार का वर्णन प्रसूति तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। गर्भकाल में और बच्चे के पैदा होने के बाद स्त्रियों में होने वाले रोगों और उनके निराकरण के उपाय भी प्रसूति तंत्र में वर्णित हैं। निदान रोगों की उत्पत्ति जिन कारणों से होती है उन समस्त कारणों को निदान कहते हैं। इसे ही निमित्त, हेतु, आयतन प्रत्यय, उत्थान तथा कारण भी कहा जाता है। रोगोत्पादक हेतुर निदानम यह निदान का सामान्य लक्षण है। कारणों को जान लेने से रोगों की पहचान होती है तथा रोग विशेष की चिकित्सा हो सकती है। इसके अंतर्गत रोगी के बाह्य लक्षण, परिवेश तथा मानसिक स्थिति का भी निरूपण होता है। सुश्रुत तथा चरक दोनों आचार्यों ने अपने ग्रंथों में निदान स्थान नामक खंड रखे हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में माधवकर ने माधव निदान नामक ग्रंथ की रचना कर इस विषय पर विधिवत प्रकाश डाला है। इस प्रकार आयुर्वेद में वर्णित ये सभी अंग वैज्ञानिक एवं विभिन्न स्तरों पर जीवन के सुचारू संचालन हेतु हमेशा से उपयोगी सिद्ध हुए हैं और इन सिद्धांतों के अनुपालन से हमारा शरीर, मन और आत्मा व्याधियों से मुक्त होते हैं और शक्ति और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं। नीतीश भारद्वाज, टीडी न्यूज। तो आइए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के ज्ञान के बाद अब बात आधुनिक चिकित्सा पद्धति की करते हैं। युवाओं में भूलने की समस्या आम है। आजकल कई युवाओं की ये शिकायत होती है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता या वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। आपको बताते हैं कि कौन से कारक स्मृति को प्रभावित करते हैं और स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अद्भुत है। ये विभिन्न अंगों के संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क शरीर के हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक व्यापक होती है। मानव मस्तिष्क सबसे प्रभावशाली सोच मशीन के रूप में पहचाना जाता है। जो स्मरण शक्ति है ये हमारी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेमोरी की डिजीज़ हैं जैसे डिमेंशिया है या अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया है, उसके कुछ कारण तो रिवर्सिबल हैं, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड है। इन सब की वजह से भी हमारी मेमोरी में डिफ़िकल्टी हो सकती है या भूलने की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बिनाइन फॉरगेटफुलनेस है जिसको हम ये कहते हैं कि आप चाबी रख के भूल गए, चश्मा रख के भूल गए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हो सकती हैं एक सर्टन एज के बाद, जिसको हम मेमोरी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। ये बिनाइन चीज़ है और सभी के साथ होती हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक तो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। और ये जो स्क्रीन टाइम है जिसमें हम आज फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड्स, इन सब पे हम लगे रहते हैं, ये इसको डिजिटल लिटरेसी में लाके इसको कम करना चाहिए और लाइफ में जो टास्क हैं आपके उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए आपको। चाहे आप वो डायरी बनाएं, चाहे वो फ़ोन पे अपने अपॉइंटमेंट्स रखें, अपने फ़ोन के इंपॉर्टेंट काम जो प्रायोरिटी वाले हैं
उनको आप एक रिमाइंडर के तौर पे रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीन टाइम अपना कम करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे और अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे तो ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आजकल हमारी जीवन शैली काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार कई घंटों तक काम करना और कई तरह के कार्य एक साथ करना, ऐसे में युवाओं की अक्सर ये शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कई कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, कई काम एक साथ करने में कार्य ठीक से न हो पाना, तनाव और अवसाद, नींद पूरी न होना, अनियंत्रित जीवन शैली, कुछ दवाएं, असंतुलित आहार का सेवन, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान, हार्मोन का असंतुलन, एकाग्रता की कमी और याददाश्त में कमी की समस्या, ये सभी कारक हमारी स्मरण शक्ति या स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि एक समय पर मस्तिष्क को कई काम एक साथ दे दिए जाएं, तो मस्तिष्क व्यस्त हो जाता है और एकाग्रता में कमी के कारण मस्तिष्क बात को ग्रहण नहीं करता और हम बात याद नहीं रख पाते। हमारी स्मरण शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पहले किसी घटना को कितनी रुचि व महत्व दिया है। जब हम किसी व्यक्ति या घटना से आकर्षित होते हैं तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में व्यक्ति या घटना को याद करना आसान हो जाता है। अच्छी स्मरण शक्ति स्कूल, कॉलेज या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आती है। इसकी मदद से हम नई व उन्नत तकनीकों व परिवर्तनों को तेजी से ग्रहण कर पाते हैं। हमारी जो कॉग्निटिव फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन्स के सेल्स फिक्स हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमें मिलते हैं जन्म के टाइम पे, लेकिन हम उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। उनकी धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्षति ही होती है, लेकिन हम उनको अगर एक्टिव रखेंगे, चाहे वो हम सोशल कनेक्शन बना के रखें, चाहे हम ब्रेन के एक्सरसाइज जैसे सुडोको है, क्रॉसवर्ड है, नई लैंग्वेज सीखना है, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ये सब चीज़ें आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं और कॉग्निटिव फिटनेस को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक्टिव रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी लंबे समय तक अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट, अगर अच्छी प्रोटीन वाली, अच्छी मिनरल्स वाली डाइट लेंगे, आप अच्छे विटामिन वाली डाइट लेंगे तो आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। अगर आप फिजिकल फिटनेस रखेंगे, चाहे वो 30 मिनट्स की रोज़ की एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, जिसे हम 10,000 स्टेप्स भी कहते हैं, अगर वो हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे तो ये सब हमारे जो टिप्स हैं आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे और मेमोरी को मेंटेन रखेंगे। मानव शरीर की संरचना एक सुपर कंप्यूटर जैसी है। मस्तिष्क की स्मृति की शक्ति और क्षमता हमें आश्चर्यजनक कर देती है। दशकों से मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की स्मरण शक्ति पर खोज कर रहे हैं और उसको अद्भुत बताया गया है। कहा जाता है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 10 से 15% ही उपयोग करते हैं। मस्तिष्क को सक्रिय और क्रियाशील रखने से स्मरण शक्ति बेहतर बनती है। स्वस्थ जीवन शैली स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह स्मरण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता से कार्य करना स्मरण शक्ति को बेहतर रखने में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान द्वारा मनुष्य का भय दूर होता है।
तप द्वारा उसे ऊंचा पद प्राप्त होता है। गुरु की सेवा द्वारा विद्या प्राप्त होती है तथा योग द्वारा मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। आप समझ ही गए होंगे कि इस क्रम में हम योग की बात करने वाले हैं। तो कौन सी है आज की योगी क्रिया और क्या है योग संदेश, सुनते हैं योग प्रभाग में। नमस्ते, मैं श्रुति नायर। आइए आज हम कुछ ऐसे आसन देखेंगे जो हम दीवार की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले दीवार की तरफ अपने हाथ को पूरी तरीके से खोलें। जितना हो सके आगे की तरफ झुककर अपने पीठ को सीधा करने की कोशिश। सांस रोकेंगे 6 काउंट। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और रिलैक्स। इसको आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरे आसन के लिए अपने हाथों को दीवार पर रखें। सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं। उसको अंदर की तरफ जितना हो सके बेंड करें। थोड़ी देर पैरों को रोक कर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को छोड़कर उसे अपनी जगह पर लाएंगे। दूसरे पैर से भी उसी तरीके से सांस लेते हुए पैर बाहर, उसको बेंड करेंगे अंदर की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर। सांस छोड़ते हुए पैर ओपन, उसे अपनी जगह पर लाएंगे और रिलैक्स। तीसरे आसन के लिए हम अपने पैरों को इस तरीके से दीवार पर चढ़ा लेंगे और अपनी हाथों के मदद से धीरे से अपने बॉडी को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश और सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसे एक और बार कर देखेंगे। सांस छोड़कर नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स। इस आसन को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इस तरह से दीवार की मदद से आप कुछ आसन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। जब भी हम शरीर से कुछ भी करते हैं, शरीर के लिए फास्ट मूवमेंट करते हैं, उसमें थोड़ी मसल्स का यूज होता है। मगर जब एक समय थोड़ा रुकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेच, तो उससे काफी मेन मसल्स का उपयोग होता है और इसीलिए स्टैटिक वेरिएशन बहुत जरूरी है। एक ही स्थिति में थोड़े समय रुकना और नॉर्मल ब्रेथ करते रहना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, ध्यान रखें कि जब हम अपने आप को खींचते हैं, जैसे कुछ भी कर रहे हैं, तो उतने तक तो ठीक है, डिस्कम्फर्ट थोड़ा होता है, उसमें नो प्रॉब्लम। मगर ज़रूरत से ज़्यादा पुश करना अपने आप को, वो गलत हो जाएगा। अगर पेन करते वक्त होता है तो ठीक है, मगर करने के बाद में पेन चला जाना चाहिए और वहाँ अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम मसल्स को तोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान से करने वाली बात है। और माइंड को रिलैक्स रखना, थोड़ा पानी ज़रा ज़्यादा पीना, क्योंकि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें। नमस्कार। तो योग क्रिया और यौगिक उपाय सीखने के बाद अब संस्कृत भाषा सीखने की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, संस्कृत पाठशाला में भाषा सीखने का क्रम सतत चल रहा है। आज हम वर्तमान कालिक मध्यम पुरुष द्विवचन के कुछ और वाक्यों का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पाठशाला का आज का ये अंक गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में मध्यम पुरुष की द्विवचन क्रियाओं और युवाम कर्तृपद के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ नई क्रियाओं के सहयोग से कुछ और नए वाक्यों को। मित्रों, आपसे पुनः पुनः अनुरोध है, आप सभी मेरे साथ इन वाक्यों को अवश्य दोहराएं। आइए वाक्य बना लेते हैं। वाक्य यदि कहना हो तुम दोनों ले जाते हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे युवाम नयथः। युवाम नयथः।
नयथः अर्थात ले जाते हो तुम दोनों। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य है युवाम स्मरथः। युवाम स्मरथः अर्थात तुम दोनों याद करते हो, तुम दोनों स्मरण करते हो। यदि कहना हो तुम दोनों बोलते हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा युवाम वदथः। युवाम वदथः। तुम दोनों इच्छा करते हो, संस्कृत वाक्य बनेगा युवाम इच्छथः। युवाम इच्छथः। वाक्य यदि बनाना हो तुम दोनों गिरते हो तो संस्कृत वाक्य बनेगा युवाम पतथः। युवाम पतथः। तुम दोनों नाचते हो, वाक्य बनेगा युवाम नृत्यथः। युवाम नृत्यथः। तुम दोनों सूंघते हो, युवाम जिघ्रथः। युवाम जिघ्रथः। युवाम ध्यायथः। युवाम ध्यायथः अर्थात तुम दोनों ध्यान करते हो। इसी प्रकार यदि हमें कहना हो तुम दोनों मिलते हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे युवाम मिलथः। युवाम मिलथः। तुम दोनों बैठते हो, युवाम उपविशथः। युवाम उपविशथः अर्थात तुम दोनों बैठते हो। युवाम तिष्ठथः। युवाम तिष्ठथः अर्थात तुम दोनों ठहरते हो, तुम दोनों खड़े होते हो। युवाम शृणुथः। युवाम शृणुथः। श्रु धातु सुनने के अर्थ में है, जिसका अर्थ यहाँ वाक्य का अर्थ बनेगा तुम दोनों सुनते हो। युवाम शृणुथः। युवाम स्थापयथः। युवाम स्थापयथः अर्थात तुम दोनों रखते हो। युवाम प्रक्षालयथः। युवाम प्रक्षालयथः अर्थात तुम दोनों धोते हो। वाक्य यदि कहना हो कि तुम दोनों स्वीकार करते हो, संस्कृत वाक्य बनेगा युवाम स्वीकुरुथः। युवाम स्वीकुरुथः। मित्राणि, पुनः पुनः हम निवेदन करते हैं, संस्कृत संभाषण के अभ्यास में दक्ष होने के लिए वाक्यों का उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। अतः आप सभी कृपया वाक्यों के विशुद्ध उच्चारण करते रहें, अभ्यास करते रहें। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः। तो संस्कृत अवश्य पढ़िए, क्योंकि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि जीवन शैली है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान व संस्कृति का आधार है। प्राणी मात्र का सम्मान अथवा सृष्टि के प्रति आदर का भाव हमारी संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति सम्मान की संस्कृति है, अभिवादन की संस्कृति है, जहाँ धरती से आकाश तक प्रत्येक कण नमन योग्य है, प्रणम्य है। अतः प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति व वस्तु के प्रति सम्मान की भावना रखें। इसी के साथ आज बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।